नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम बातचीत के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रोशनी। और आज का एपिसोड मैंने प्लान नहीं किया था रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए मैं फटाफट से अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ और जो मेरे दिमाग में उथल पुथल मची है उसको दरकिनार करती हूँ। तो हुआ यूँ कि आज सुबह मेरे ध्यान में आया कि मैंने अपनी 2 इयररिंग्स यानी कि कान के झुमके रख के कहीं भूल गई हूँ और उनको ढूंढने में सुबह से लेकर अब दोपहर हो गई है और वो जाने कहाँ जाकर छुप गए हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे। और मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे ही मैं इनके बारे में भूल जाऊंगी, ये अपने आप से ही मेरे सामने कहीं से आ जाएंगे और इस दिन को याद करके मैं मुस्कुराऊंगी। तो मैंने तो आपको अपना तरीका बताया कि जब मैं परेशान हुई तो मैंने झट से फ़ोन उठाया और आपसे बातचीत करनी शुरू कर दी। जब आप किसी चीज़ से परेशान होती हैं तो आप अपना ध्यान कैसे बटाती हैं? ये एक बहुत ही गहन विषय है। जब हम बोर हो जाते हैं या ज़िंदगी की जद्दोजहद से दूर भागना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा ज़रिया ढूंढते हैं जो हमें थोड़ा रिलीफ दे, जो हमें थोड़ा काम करे, शांत करे। तो आजकल मैंने देखा है इसका सबसे बड़ा और आसान तरीका जो महिलाएं अपनाती हैं वो है या तो अपना फ़ोन पकड़ लिया और थोड़ी देर उसको स्क्रॉल किया, कुछ सीरीज़ देखी या कुछ रील्स को देखा या एक किताब पढ़ ली, फिल्म देख ली या कोई गेम देख ली। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से बचने में मदद करते हैं ये सब तरीके और इससे हमें आराम भी मिलता है। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार कुछ मनोरंजन की गतिविधियों से हमें भावनात्मक अभिव्यक्ति भी मिलती है। जैसे कि मैंने अभी एक बड़ी ही रीसेंट ड्रामा सीरीज़ देखी, बेबी बाजी। शायद आपने भी इसके बारे में सुना हो। इसे देखने के बाद मुझे बहुत ही एक ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को उजागर कर रहा हो और साथ ही में मुझे उसको देखने के बाद अपने ही सवालों के कुछ जवाब भी मिले। तो इसलिए ये जो एक रचनात्मक तरीका है जैसे कि ड्रामा सीरीज़, इसको देखने से आपको दूसरों के विचार, उनके परिदृश्य और दृष्टिकोणों के बारे में पता चलता है और जो कि हमारे मन को उत्तेजित नहीं करती हैं, हमारे मन को बल्कि शांत करती हैं। और इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि सुखद मनोरंजन गतिविधियां देखने से हमारी चिंता कम होती है, हमारी ओवरऑल वेल बीइंग कि हमारी जो कल्याण की समग्र भावना है उसमें भी इसका योगदान होता है। तो चलिए आज बेबी बाजी के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस और अनुभव बहुत अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे भी ये बांटूं। अगर आप सतही तौर पर देखेंगे तो ये नाटक कुछ नया नहीं है, इसका परिवेश भी कुछ नया नहीं है। ये नाटक पारिवारिक मुद्दों जैसे पीढ़ीगत संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष और व्यक्तिगत दुविधाओं और सामाजिक दबावों पर ही आधारित है। लेकिन ये बेबी बाजी जो एक ड्रामा है ये हमारे पारिवारिक जीवन की विभिन्न जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। ये बहुत ही ऑथेंटिक शो है। ये आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ओ ये तो सिर्फ ड्रामों में ही होता है। आपको ये देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये किसी ना किसी समय में किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पर ये मेरे साथ भी हुआ है। और इसका क्रेडिट हम लोग बेबी बाजी के राइटर को दे सकते हैं। श्रृंखला की कहानी कोई अनूठी नहीं है, वही पुरानी, परिचित से अपरिचित, पुराने से नए परिवर्तन को स्वीकार करने का संघर्ष है। जीवन के तरीके के रूप में बदलाव को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती के बीच में है बेबी बाजी। बेबी बाजी का परिवार एक बड़ा ही हंसता खेलता खुश परिवार है। बेबी बाजी के 4 बेटे हैं जिनमें से 2 की शादी हो गई है और 2 अभी पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता है आप देखते हैं कि ये ड्रामा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ना होते हुए एक स्त्री के जीवन के सभी चरणों को छू देती है ये कहानी। इस कहानी में 5 मेन महिला किरदार हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि लेखक ने इन 5 किरदारों के द्वारा एक औरत की ज़िंदगी के 5 ऋतुओं को बहुत ही बारीकी से दर्शाया है।
शुरुआत करते हैं बेबी बाजी से। बेबी बाजी अपने ज़िंदगी के अंतिम चरण में है, जैसे सर्दियों की वो शाम जो कठिन है और कभी ना ख़त्म होने वाली जैसी लगती है। उसके बाद बात करते हैं अज़रा की। अज़रा एक मध्यम आयु की महिला है जिसकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं और उन्हें संभव बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। वो उस शरद ऋतु की तरह है जहां पत्ते गिरने लगते हैं लेकिन जीवन की उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई होती। तीसरा किरदार है अस्मा का, जो कि बेबी बाजी की दूसरी बहू है। अस्मा मॉनसून की उस एक दिन की तरह है जहां जिंदगी की घटनाएं उसे पूरी ताकत से हिला रही हैं और ऐसा लगता है कि वह तूफान के साथ बह जाएगी, लेकिन फिर भी अस्मा हिम्मत नहीं हारती। अस्मा के बाद आती है फरहत। फरहत आपको याद दिलाएगी गर्मी के उस मौसम की जो कि गर्म तो है लेकिन उज्जवल भी है, सपनों और आशाओं से भरा हुआ है, महत्वाकांक्षी है, इच्छाएं हैं जो कि दूसरों के बारे में ना सोचने पर मजबूर करती हैं। गर्मियों के सूरज की तरह ये चिलचिलाता हुआ हो सकता है, लेकिन इसकी जो ताकत है उसको आप लापरवाही से नहीं देख सकते। फिर आती है समन। समन है हमारे जीवन की वो वसंत ऋतु जो शर्मीली है, जिसकी आंखों में चमक है, जिसके पैरों में उछाल है, जिसकी चाल लहराती है और ये जहां से जाती है अपना एक खुशी का निशान छोड़ के जाती है। गौर से देखने पर मैंने ये पाया कि मेरे अंदर ही इन पांचों किरदारों का कुछ न कुछ छोटा अंश मौजूद है। समन की वो बेपरवाही, फरहत की महत्वाकांक्षा, अस्मा का वो प्यार, सबके लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा, अज़रा की वो अधूरी इच्छाएं और बेबी बाजी का वो स्ट्रगल, वो उनका संघर्ष जो कि एक परिवार को साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब को देखने के बाद लगा कि ये बेबी बाजी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस सीरीज़ को देखना डिसाइड करते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ना ही सिर्फ इसका प्लॉट, इसकी मोहल्ले की सेटिंग, हर किरदार द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा, हर किसी की भूमिका, यहाँ तक कि जो डायलॉग्स हैं जैसे कि बिरयानी, पुलाव, सालन, चाय, रोटी और जिस तरह से वो मुल्तानी आमों की बात करते हैं, आपके मुंह में पानी आ ही जाएगा। आज बेबी बाजी सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, हर किसी का फेवरेट सीरीज़ बन गया है। तो बिना किसी इंतज़ार के आगे बढ़िए और इस वेब सीरीज़ को देखना शुरू करिए YouTube के ARY डिजिटल चैनल पर, क्योंकि मनोरंजन ही तो हमारे जीवन को चटपटा बना रहे हैं। क्यों, सही है ना? इसके साथ मैं रोशनी, आपकी होस्ट, आपसे अब इजाज़त चाहूँगी और मिलेंगे बातचीत के एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्दी। तब तक जुड़े रहिए।